आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हुजूमी तशद्दुद के बयान के बाद अब इस पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। मुल्क में इसके ताल्लुक से एक सख्त कानून बनाने की बात फिर सामने आने लगी है। यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं। सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद मॉब लिंचिंग को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। मुल्क में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए सख्त कानून लाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले तहसीन पूनावाला ने कहा है कि एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी लेकर जाएंगे। लिंचिंग पर एक कानून बनना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं माना और आज तक उन्होंने ये कानून नहीं बनाया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद लिंचिंग की घटनाएं हमारे मुल्क में रुकी नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हुई है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरे केस में, उनकी अब मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी, जिसमें ऐसे वाकयात के फौरन बाद FIR करना, हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती करना, पिछले 5 सालों में जिन रियासतों और इलाकों में मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं उनकी पहचान करना, मुआवजा स्कीम, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 6 महीने में फैसला जैसी गाइडलाइन पर हुकूमतों को अमल करने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी मॉब लिंचिंग के वाकयात जारी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत रेलेवेंट थी और रेलेवेंस ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ये एक बहुत नासूर बन के एक ये क्राइम जो है समाज में फैलता जा रहा है और एक स्टेज के बाद हालत ये हो गई है कि टाइफोन बन जाएगा, यानी 100 सिर वाला राक्षस बन जाएगा ये क्राइम। और वो सचमुच हो रहा है और होता रहा है काफ़ी दिनों से। अब उसको कंट्रोल करने में अगर गवर्नमेंट कामयाब नहीं होती है तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? सिर्फ ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मशीनरी है वो फेल किया हुआ है। वहीं इस मामले में एक दूसरे जानकार अश्विनी कुमार दुबे का कहना है कि कानून मौजूद है, तरमीम करके इसे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन काम बड़ा यह है कि कानून को लागू किया जाए। नहीं, देखिए शहजाद भाई, देश में कानून की कमी नहीं है। इंडियन पीनल कोड हर तरह के इस तरह के ऑफेंसेस से डील करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अलग से कानून बनाना, फिर अलग से मशीनरीज को इस्टेब्लिश करना, फिर अलग तरीके से, तो उसके अलग चैलेंजेस होंगे। जो ये कानून है, इसी कानून में संशोधन करने के, अगर आपको क्रुएल्टी को डिफाइन करना है, क्रुएल्टी को आप इस्टेब्लिश, अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी घटनाएं हो जाती तो उसमें मर्डर हो जाता है तो 302 लगाइए। तो इस तरह की घटनाओं में जो भी जिस तरह का संगीन अपराध है वो करने के लिए इंडियन पीनल कोड की तमाम धाराएं हैं। एक अलग से एक्ट लेकर आने में तमाम चीजें होती हैं, वो इंप्लीमेंट कर पाने में इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज को वहां पर करने में मुश्किल आती है। पिछले 1 महीने के अंदर ही गाजियाबाद और फिर नोएडा सेक्टर 37 में लिंचिंग के वाकयात रौनुमा हुए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद ऐसे वाकयात जारी हैं। यही वजह है कि एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली का मानसून इजलास जारी है। असेंबली में कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। अबू आसिम आज़मी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में ज़ेर तामीर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। सर, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। सर, मेरी इतनी विनती थी सर, हमारे एरिया मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां एक बड़ा ब्रिज बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने नियम के अनुसार कारपोरेशन में एक मांग किया था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो ताजदार हिंद हैं, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं, सब हिंदू मुस्लिम मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करता हूं, उनसे बड़ा कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकता महाराष्ट्र भारतवर्ष में। मेरी ये विनम्र निवेदन है, मेरी नहीं बल्कि मेरे इलाके के तमाम उलमाए कराम, तमाम लोग मेरे पास कई महीनों से रोज आ रहे हैं और वो लोग कांग्रेस के पास, शिवसेना के पास, और एनसीपी के पास, सबके पास जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस ब्रिज का नाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रख दिया जाए
और आगे जो न्यू बॉम्बे आता है सर, उसका नाम शिवाजी महाराज के नाम से रख दिया जाए और रायगढ़ का नाम संभाजी महाराज के नाम से रख दिया जाए। ये मेरा प्रपोजल है। मुझे उम्मीद है कि हमने कानून के मुताबिक सर ये मांग किया कारपोरेशन में और बहुत पहले से किया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको मान्यता दे दी जाए। मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा सर। बकरीद फरीज़ कुर्बानी की अदायगी के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के तहत निकलने वाली इस गाइडलाइन में अलामती कुर्बानी का जिक्र किया गया। इसके जरिए मुस्लिम तबके में काफी नाराजगी पाई जा रही है। महाराष्ट्र असेंबली में भी इस ताल्लुक से मालेगांव के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल ने असेंबली में आवाज बुलंद की। असेंबली में पूछे गए सवालात के जवाब में अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक ने जवाब देते हुए कहा कि लफ्ज अलामती पे गौर खौज करने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। मुस्लिम समाज के जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उन्हें बकरा, बकरी, भैंसा और भैंस जानवरों की ट्रांसपोर्टिंग और मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदो फरोख्त की सुविधा मुहैया की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की गाइडलाइन में अलामती कुर्बानी का एक लफ्ज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में अलामती कुर्बानी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज अगर कुर्बानी पर इस तरह बंदिश लाई जाएगी तो कल आगे चल के नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इस्लाम धर्म के जितने भी आमाल है उन तमाम में दिक्कत आएगी। सादगी से मनाना चाहिए। कोविड-19 है, कोरोना का प्रकल्प है, उसको रोकना चाहिए। हम गवर्नमेंट की सब गाइडलाइन मानने को तैयार है, मगर एक एसओपी में चीज लिखा हुआ है कि सिंबॉलिक कुर्बानी कीजिए। सर, सिंबॉलिक कुर्बानी हो नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, नवाब मलिक साहब मुझको पूरा कर लीजिए प्लीज। एक मिनट सर, पूरा कर लीजिए ना सर। मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि ये सिंबॉलिक वर्ड हटा दिया जाए। सिंबॉलिक कोई चीज हो नहीं सकती है, मगर हम आश्वासन देते हैं कम्युनिटी की ओर से कि कोई गर्दी नहीं होगी, बड़ी मंडी नहीं होगी, छोटी छोटी मंडी से आदमी अपना जानवर खरीद सकता है। रियासत महाराष्ट्र समेत मालेगांव पावरलूम सनत बहरान की शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू इस मसले को लेकर मालेगांव, भिवंडी और मुंबई से मुसलसल पावरलूम बहरान पर खबरें नश्र करता रहा है। आज इस मसले को लेकर मालेगांव के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने महाराष्ट्र असेंबली में इस मसले को उठाया और पावरलूम मसाइल के हल का मुतालबा किया। अगर महाराष्ट्र में स्पिनिंग मिल कायम की जाए तो यार्न महाराष्ट्र में बनेगा। अगर प्रोसेसिंग हाउस महाराष्ट्र में हो तो कपड़े की जो प्रोसेसिंग है वो महाराष्ट्र में होगी। जो लागत जो कास्ट कपड़े पर आएगी ये तमिलनाडु और गुजरात और राजस्थान जाने के बाद जो लागत आती है उससे काफी कम होगी। आज इस वक्त पावरलूम सनत बहुत ज्यादा मंदी से दो चार है और हालात कुछ इस तरह के हैं कि यार्न बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में बिजली महंगी है। आज ये सनत, आज उद्योग जो है ये मंदी का शिकार है। मालेगांव में तकरीबन 3 लाख पावरलूम है। आज सारे पावरलूम बंद हैं। 5 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जो सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जो स्कीम बनाई थी कि रिक्शा ड्राइवरों को, मालिकान को 1500 दिया जाएगा, पावरलूम मजदूरों को भी सरकार की तरफ से कोई स्कीम बना करके उनकी कोई मदद की जानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पावरलूम सनत बहुत ज्यादा मंदी से दो चार है। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि तब्दीली मजहब का मामला पूरी तरह से एक सियासी मामला है। एक खास पार्टी के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे को हवा देने की कोशिश में लगातार मसरूफ हैं। मौलाना गुलाम रसूल का कहना है कि इनकी पार्टी का बीजेपी से सिर्फ बिहार में इत्तेहाद है। ऐसे में किसी दूसरे सूबे में वो पार्टी का क्या कर रही है, इससे जेडीयू का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सबको आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है और जो लोग गैर जरूरी मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं उनको अवाम सबक सिखाएगी। भारतीय संविधान में ये मूल रूप से हर व्यक्ति, हर तबके को आज़ादी है अपने चॉइस का धर्म, चॉइस का खान पान, चॉइस का पहनावा। तो मूल रूप से जो फ्रीडम है उस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई
अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करे, मजहब का इस्तेमाल करे, तो हमें लगता है कि ये कहीं से मुनासिब नहीं है। सियासत इसमें लोग कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। जो लोग भी इस पे सियासत कर रहे हैं वो उन्हें चाहिए कि अपने लूफॉल को ख़त्म करें और जो भारतीय संविधान है, जो सबको आज़ादी देता है, उस पर चोट कोई राजनीतिक लाभ लेने की कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि समय पर उसका जनता जवाब दे देगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी शोबे के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर आसिफ हसन को उनकी तिब्बी महारत और खिदमत का एतराफ़ करते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और सोसाइटी ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी और की फेलोशिप से नवाजा गया। प्रोफेसर आसिफ हसन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि कोविड के दौर में दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और खतरात भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जब आपकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है तो मसरत होती है। मैंने कहा फिर मैं आ जाऊँ से 4-5 दिन में मिली हैं। एक इंडियन फेलोशिप है, फेलोशिप इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, एक इंटरनेशनल फेलोशिप है FSCAI। तो ये दोनों फेलोशिप इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने जो है हार्ट के मरीजों में जो काम किया है, ख़ासतौर से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कैथ लैब में जो काम किया, उसके रिकॉग्निशन में ये फेलोशिप मिली है। और इस बात का मुझे काफ़ी वो है कि हमारा काम को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, ये लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसा लालच नहीं फेलोशिप का, लेकिन ये एक अच्छा लगता है अगर कोई मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमने काम किया है, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई किसी को जानता नहीं है। फिर आगे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा काम करें और लोग इंस्पायर होते हैं, फिर और भी आगे अपना जो है काम प्लान करने में मदद मिलती है, और इसमें पेपर्स लिखने के लिए और पब्लिकेशन करने के लिए। तो डेफिनेटली ये है तो मॉरल बूस्टर है और कॉन्फिडेंस लगता है, और अच्छा ही लगता है हर आदमी को अगर उसकी ईमानदारी से उसके काम की तारीफ हो तो। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्री और हुकूमत के जरिए बनाए गए कवानीन को लेकर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा मीटिंग में रियासत के उर्दू स्कूलों में 26 असातिज़ा की तकर्री को ज़रूरत से कम बताते हुए जहां उर्दू असातिज़ा की असामियों में इजाफा करने का मुतालबा किया गया, वहीं उर्दू असातिज़ा की तकर्री के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए रोस्टर को भी तब्दील करने की मांग की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, अरसे दराज से उर्दू की टीचरों के अपॉइंटमेंट नहीं हुए। अभी कुछ तकर्रियों के लिए निकाला गया है। मैं उसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत नाकाफ़ी है। यानी पूरा इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। तो पहले तो तकर्रियों के लिए प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर उसका पूरा सर्वे अच्छे से गवर्नमेंट को कराना चाहिए, और जितनी ज़रूरत है उतने अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन होना चाहिए, गज़ट होना चाहिए, और वो अखबारात में वो आना चाहिए। दूसरी उसमें एक मजबूरी कि जो भी किया गया है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन दे दिया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के। तो ये बात जग जाहिर है कि उर्दू तालीम जो है उसमें अक़लियतें और ख़ासतौर पर मुसलमान ही उस तालीम को हासिल करते हैं। हिंदुओं की बहुत महदूद तादाद होती है, लेकिन जो दलित और अक़लियत के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो तो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, और आप सर्विस में उनका पहले लाजिम करते हैं, उनका आरक्षण देते हैं, तो वो मिलते नहीं है, तो वो पोस्ट तो खाली रह जाती है। सेंट्रल बोर्ड और यूपी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर यूपी मदरसा बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात को साल 2020-21 के सेशन के लिए खत्म कर दिया है। वहीं कामिल और फाजिल में आखिरी साल के तलबा के नताइज का ऐलान इम्तिहानात के बाद किए जाने का फैसला किया है, लेकिन ये इम्तिहानात कब होंगे और नताइज कब तक जारी किए जाएंगे, इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड की जानिब से अब तक कोई गाइडलाइन जारी न किए जाने से मदरसा मुंतजमीन से लेकर असातिज़ा और तलबा तक सब पसोपेश में मुब्तला हैं।
उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगस्त तक इंशाल्लाह ये कम्प्लीटली सब लोग स्टूडेंट अपना अपना एडमिशन करा लेंगे और मुमकिन है 10 या 15 दिन के अंदर अंदर मदरसा बोर्ड अपना रिजल्ट जो है वो घोषित कर देगा 10th और 12th का। अब जहाँ तक मसला है कामिल और फाजिल का, तो अखबार के ज़रिए इत्तला ये मिली थी कि मिस्टर आर पी सिंह जो हमारे रजिस्ट्रार हैं मदरसा बोर्ड के, उन्होंने ये कहा है कि कामिल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया जा रहा है, बस ओनली थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा। और ऐसी फाजिल जो हमारा इक्वल टू मास्टर है तो वो मास्टर के भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी तक मदरसा बोर्ड के जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। बोर्ड से रब्ता करने पर यह मालूम होता है कि अभी तैयारियां हो रही हैं। बच्चे यहाँ हमारे यहाँ रोज़ ये कहते हैं कि सर हमारा जो आगे डिग्री कॉलेजों में हमें एडमिशन लेना है, जो आलिम सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको कह रहे हैं कि हमारी डेट निकल जाएगी, अब एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं, मगर हम बार बार रब्ता कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तैयारियां की जा रही हैं, जल्दी हो जाएगा। टेस्ट का एग्ज़ाम दिए थे उसका अभी तक कोई रिज़ल्ट आया नहीं है और हम आगे दाखिला लेना चाहें तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट पूछते हैं, तो हम आगे तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है कि हम कैसे जाएँ कहाँ पर। अजमेर वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह लॉकडाउन के बाद ज़ायरीन के लिए खोल दी गई है। दरगाह पर अक़ीदतमंदों की काफ़ी तादाद देखने को मिली, खासकर फिल्मी दुनिया से जुड़े अफराद बड़ी तादाद में हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। आज मशहूर गुलकार गुलशन खान ने अपनी टीम के साथ हाजिरी दी। मुझे जहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम की मनोकामना थी कि यहाँ आऊँ, जब बुला लिया तो आना पड़ा। बहुत बार बनता था कैंसिल हो जाता था, बनता था कैंसिल हो जाता था, अभी फिर बोला कि आ जा, नहीं फिर देख लेना, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तो इसलिए हम सभी आए। मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, आतिश, गैग भाई, अकरम, सभी आए हैं। करण, नादिर शाह जी ने हमें दर्शन कराए हैं, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। बहुत बातें थी जो बोलनी थी आज बोली गई हैं। बाबा की शान में कोई 2 मनक़बत आपको याद हो तो इनके गरीब नवाज के शान में अगर आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। हमारे पंजाब में ना कव्वाली बहुत मशहूर है, वो गा देता हूँ मैं, ठीक है जी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में कोरोना जाबाजों के लिए हुकूमत के जरिए किए गए ऐलानात और इनके नफाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए किए गए ऐलानात को आवाम के साथ न सिर्फ धोखा करार दिया बल्कि हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत के जरिए कोरोना जाबाजों के लिए जिन फलाही स्कीमों का ऐलान किया गया था इसका नफाज जमीनी सतह पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने हुकूमत से कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए बेसहारा बच्चों और सहाफ़ियों के अहले खाना को हुकूमत की जानिब से दी गई इमदाद को जाहिर करने का मुतालबा किया। वहीं हुकूमत ने कांग्रेस के इल्ज़ाम को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि शिवराज काबीना के अहम वजीर और मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कांग्रेस को 3F यानी फाल्स, फेक और फर्जी लोगों की पार्टी करार देते हुए सहाफियों से इनकी बात पर तवज्जो नहीं देने की अपील की। कोरोना महामारी के दौरान जिनकी कोविड से मृत्यु हुई उनके कल्याण के लिए जो बहुप्रचारित योजनाएं बनाई गई उनका लाभ जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने गोद लिया, कितने बेसहारा बच्चों को उन्होंने सहायता पहुंचाई, कितने परिवार जो उजड़ गए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को परेशानी है, सतह तक ये जमीन तक ये पहुंच ही नहीं रही है योजनाओं का लाभ। ध्यान नहीं दीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 3F पर काम करती है, फेक, फॉल्स और फर्जी। उनका ट्विटर अकाउंट भी, उनका फेसबुक अकाउंट भी इन 3F पर आधारित है। फर्जी उनके फॉलोअर हैं, फॉल्स उनकी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ पर आधारित है। इसलिए फर्जी, फेक और फॉल्स
ये कांग्रेस की रीति है, नीति है। महाराष्ट्र असेंबली में ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन को लेकर हंगामा आरई की पादाश्त में 12 अरकान असेंबली के मुअत्तली के खिलाफ बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने औरंगाबाद जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया और रियासत की इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद नुक्ताचीनी की। बीजेपी लीडरों ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर अवाम मुखालिफ फैसले करने का इल्जाम आयद किया और मराठा ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रास्ते पर उतरने का इंतबाह दिया। तो उधर मध्य प्रदेश में बढ़ते जराइम और ख्वातीनी इस्मत के बढ़ते वाकयात ने जहां आम शहरियों को बेचैन कर दिया है, वहीं बढ़ते जराइम को लेकर भी हुकूमत और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। कांग्रेस ने रियासत में ख्वातीन इस्मतदरी के बढ़ते वाकयात को लेकर जहां तशवीश का इजहार किया, वहीं हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी ने कांग्रेस से कमलनाथ के दौर को याद करने का मशवरा दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर बाला मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल को मुस्तहकम बताते हुए कांग्रेस पर लाशों पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश में अमन और कानून का सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर शिवराज सिंह ने मंत्रालय में अफसरान और वजीरों की मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में जराइम के बढ़ते वाकयात पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया, बल्कि खवातीन इस्मतदरी के बढ़ते वाकयात को रोकने और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अफसरान को हिदायत की। मध्य प्रदेश में 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्सों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। हड़ताल को लेकर नर्सों ने हुकूमत पर न सिर्फ वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, बल्कि हुकूमत की जानिब से जबलपुर हाई कोर्ट की नोटिस पर पेश किए गए जवाब को अदालत को गुमराह करने वाला बताया। नर्सों का कहना है कि इन्हें खुशी है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने इनकी हड़ताल के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए समाअत शुरू की है। इससे न सिर्फ हुकूमत का झूठ बेनकाब होगा, बल्कि इनके मुतालबात के निफाज को लेकर राह भी हमवार होगी। नर्सों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।